चलिए भाई, आ जाओ सभी लोग फटाफट। आज का कल जो टेस्ट आपका हुआ था 57, उसका डिस्कशन एक दिन आपका गैपिंग पे चलता है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन को देखेंगे। जो कल टेस्ट दिए होंगे वही 57 को टेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ्स के को टॉपिक को, मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाओ आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का पहला सवाल। और ये पहला सवाल आपका 9 नंबर, ये आपका पहला सवाल और बेहतरीन सवाल है। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पे आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत, लेकिन आपसे पूछा गया है आपका, ये देखो, ये आपका कंफर्म वैल्यू दे दिया। तो कंफर्म वैल्यू कोई बच्चा क्या करता है, कंफर्म वैल्यू लगाना स्टार्ट कर देता है, जो कि आपका यहाँ पे कंफर्म वैल्यू का कोई यूज नहीं है। कंफर्म वैल्यू जैसे ही लगाएंगे आपको सॉल्यूशंस में थोड़ा सा स्लो स्लो प्रोसेस हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब तो कोई बच्चा जो स्मार्ट होगा, स्मार्ट मतलब दिमाग से स्मार्ट होगा, वो आगे करके निकल जाएगा। क्योंकि जब भी अगर लाभ परसेंट और हानि परसेंट की बात करें तो इसको यहां पे बोला कि विक्रय मूल्य का 1/5 भाग। तो विक्रय मूल्य का 1/5 भाग मतलब विक्रय मूल्य से तुलना किया गया तो विक्रय मूल्य आपका 1 होगा, प्रॉफिट 5 होगा, तो प्रॉफिट आपका ऊपर वाला 1 होगा, तो सीपी आपका कितना होगा, 4 होगा। सीपी कितना होगा, 4। कोई वस्तु बेचता है 5 रुपया में तो प्रॉफिट 1 रुपया का होता है, तो इसका मतलब खरीदा होगा 6 रुपया में। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत हमेशा आप जानते हैं सीपी पर होता है, तो लाभ आपका 1 रुपया, लेकिन ये सीपी से निकल 25%। ऑप्शन नंबर 25%, बहुत बढ़िया। अखंड सिंगल का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल की बात करो, यहां पे देखो, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा की बात अगर करते हैं, सबसे बड़ी की बात करते हैं, तो ध्यान देना यहां पे ऐसे फ्रैक्शंस ये दे रखे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा और सॉल्यूशंस आगे लेकर चले जाएंगे, तो सॉल्यूशंस करके आगे निकल जाएंगे। देखो, यहां पे इस बात को समझेंगे कि सबसे कम डिफरेंस जहां होगा, सबसे कम डिफरेंस जो होगा, सबसे कम डिफरेंस जो होगा, याद रखना, जिसका कम अंतर होगा वही आपका फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पे देखने को मिला कि बड़ा बड़ा टर्म है, इसलिए हम इसको भागा दे नहीं सकते हैं, दे सकते हैं लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो सबसे कम डिफरेंस देखो यहाँ पे 3 है, मतलब यही आपका सबसे बड़ा होगा। आंसर आपका सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर। ये कब की बात है, जब ये प्रोसेस ये दिया हुआ, इसी से हम लोग कर सकते हैं कि यहां पे डिफरेंस, यहां डिफरेंस, यहां डिफरेंस ज्यादा ज्यादा है, सबसे कम डिफरेंस यहां होगा, तो यहां पे ये आंसर आ गया कितना, ये आ गया कितना। क्लियर है, सबसे कम डिफरेंस देखने को मिला है 82/85। जो कम से कम अंतर होगा वही आपका बड़ा होगा, इस बात को देख लेना। ये क्वेश्चंस आपका थोड़ा सा यहां पे क्या है, कैलकुलेटिव है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करके हम लोग देखेंगे। एक बैंक ने अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 9.6% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रदान करता है। तो ये अर्धवार्षिक जैसे ही बोला, जैसे ही अर्धवार्षिक बोला है, मतलब अर्धवार्षिक जैसे ही बोलेगा तो रेट आपका जो होता है वो आधा हो जाएगा। तो आधा हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक ग्राहक किसी वर्ष के 1 जनवरी को इतना रुपया, मतलब कोई ग्राहक क्या करता है 1 जैन को, है ना, एक ग्राहक जो होता है 1 जनवरी को ये आपका इतना रुपया पेड करता है। ठीक है, और एक ग्राहक आपको पेड करता है कितना, इतना रुपया। और दोनों को वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कहने का मतलब आपका 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को कितना राशि मिलेगा, यही बात किया है कि कितना राशि इसका जो ब्याज होगा, है ना, 30 दिसंबर को ब्याज कितना मिलेगा। एक बात बताओ कि अर्धवार्षिक लगा है तो यहां से यहां तक ये 6 माह और ये 6 माह, मतलब इसका कहने का मतलब 1 जनवरी ये पैसा आपका 6 माह, 6 माह, मतलब ये आपका दो अर्धवार्षिक लगेगा और इसमें एक अर्धवार्षिक लगेगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो ये आपका 4.8
4.8, 4.8 गुना 8। ये परसेंटेज किस में लगेगा, इस पर और इस पर, और ये आपका जो लगेगा अलग से इस पे लगेगा, ये आपका अलग से लगेगा। तो यहां पे देखो ये आपका आ गया कितना, 4 4 8, 8 8 16 का 6, 8 8 16 का 6 और 4 4 8 ये 9 प्लस ये देखो 48 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 50 से 2 कम है, 2 दूनी आपका 4 डबल डिजिट में, 2 दूनी 4 डबल डिजिट में, और 25 में से 2 कम कर देंगे तो ये आपका 23 आ गया। तो यहां से आपका क्या होगा, पॉइंट आपका 2 गो, मतलब ये 2 गो और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो यहां से आपका आ गया 9.628, इतना परसेंट आ जाएगा। मतलब ये 1 जनवरी को जो लगा, जो करेंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे 1 जुलाई को और फिर 1 दिसंबर 30 दिसंबर को, ये 2 बार 2 टर्म में इस पर ब्याज का आकलन किया जाएगा। तो 2 टर्म में ब्याज आपको इतना मिलेगा, और फिर ये वाला आपका अर्धवार्षिक लगेगा तो 4.8, और दोनों की धनराशि समान है तो यहीं पे आप ऐड कर दो, यहीं पे आप ऐड कर दो। एक पर ये आपका इस धनराशि पर ब्याज इतना मिलेगा और ये धनराशि पर ब्याज इतना, तो दोनों का धनराशि आपका समान है, तो कोई दिक्कत इसमें वाली बात नहीं है। तो ये आपका 0 4 3 8 8 16 6, और यहां पे आ जाएगा आपका 9 4 13 13, एक आपका हो जाएगा कितना, इतना आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां से एक बात देखना, ये समझ पाएंगे तो कैलकुलेटिव है ये आपका, ये आ गया टोटल ब्याज, इस पर धनराशि पर 2 टर्म, इस धनराशि पर 1 टर्म, टोटल ब्याज इतना। तो यहां पे आपको ब्याज निकालना है कि ब्याज इसका कितना होगा। तो ब्याज निकालने की बात करेंगे तो धनराशि आपका मूलधन इतना है, और इसी का आपको 14.6304 और बटा यहां पे 100 करेंगे तो यही ब्याज निकलेगा। तो ये आपका देखो 13, लगभग आंसर तो आप गुना कर लेना तो ये आंसर आ जाएगा, ये आपका काम है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये बात समझ लेना, क्लियर है? यहां तक थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव है, और इस कैलकुलेटिव को थोड़ा सा आप ध्यान देना। कोई दिक्कत होगा तो फिर से कमेंट करेंगे। कह रहे 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% पात्र मतदाताओं ने अपना मत दिया। मतलब मान लेते हैं कि टोटल वोट आपका एक्स था, इसमें से बोला कि 75% लोगों ने वोट डाला है, मतलब टोटल वोट आपका ये है, ये आपका क्या है, टोटल वोट है ना, ये टोटल आपका वोट है, और ये टोटल वोट का 75% वोट दिया है। कह रहा है कि 6% मत अवैध घोषित हो गया, तो 6% ये जो दिया गया वोट उसमें 6% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड आपका कितना होगा, 94% होगा। अब जो वैलिड हुआ ये टोटल आपका क्या वैलिड वोट है, मतलब ये टोटल आपका वैलिड वोट है। अब इस वैलिड वोट से एक उम्मीदवार को, एक प्रत्याशी को इतना वोट मिला जो कि वैध मतों का 90% है, मतलब वैलिड वोट का 90%, मतलब ये टोटल वैलिड वोट है, इसका 90% निकालेंगे तो एक उम्मीदवार को वोट मिलेगा, लेकिन एक उम्मीदवार को वोट इधर कितना कंफर्म वैल्यू मिल रहा है, इतना मिल रहा है। अब इसको क्या करना है, कट करना है दोस्त, अब इसको कट करना है। तो यहां से कट करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 25 से तिया और ये 25 से चौका ये कट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ये कट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, 47, और ये हो जाएगा 2 से। तो अब इसको काटो, आराम से इसको काटने की कोशिश करो। तो 9 तिया 27, 9 से काट दो इसको, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 9 इकाई 9, और यहां से आपका आ गया कितना, 6 6 62 हो गया, तो 9 छक 54, 54 6 दू 8 82, 9 9 81, 9 दुनिया 18, ये हो जाएगा। 3 से इसको कट करेंगे तो 3 से कट करेंगे तो ये आपका हो गया कितना, 5 तिया 15, 19 6 तिया 18 और 4 ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरी भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यहां पे आपका 7 दूनी 14, 12 सत्ती 84 और 12 चौक 48, 48, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में,
ये 12 बार में कट गया तो यहां से x बराबर आ गया कितना 12 दूनी 24, ये क्रॉस होके और यहाँ पे आपका 3 जीरो, मतलब टोटल वोट की संख्या जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, बी रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? ये आसान सवाल थे और देख पाए इसको। अगले सवाल की बात बोला गया है कि त्रिभुज की भुजाएं आपका 60, 61 और 11 दिया हुआ है। तो एक बात देख लो, क्या ये एक समकोण त्रिभुज बन सकता है क्या? क्या ये समकोण त्रिभुज बन सकता है क्या? तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए ये आपका 6 का स्क्वायर आपका 3600, तो ये 3600 प्लस 11 121 जोड़ देंगे तो ये 1 2 और ये 7 ये 37, तो यहां से आपका एक आ जाएगा, मतलब ये आपका 61 के स्क्वायर के बराबर आता है, मतलब ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बड़ा बड़ा जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, और ये 60 और ये 11, ये किसी रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपको निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया आपका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, 11 यहां 60 लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका आ गया कितना 330, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं, यहां ध्यान दो। कह रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 50 अंकित मूल्य का एक नोटबुक 10% छूट पर खरीदा, मतलब 50 रुपया ये मार्केट प्राइस था, इस पे 10% छूट पर खरीदा, तो इसका 10% निकाल लिया, ये आपका डिस्काउंट। फिर बोला गया है कि फिर डिस्काउंट लिया है, 100 रुपया जो अंकित मूल्य था उस पर 83% डिस्काउंट लिया, तो 83% डिस्काउंट लिया, तो ये कट कर देंगे, ये कट हो जाएगा, तो यहां से 5 प्लस 83, तो ये आपका हो गया कितना 88 रुपया, ये तो कुल छूट मिला है, जो टोटल डिस्काउंट जो मिला है, तो टोटल डिस्काउंट आपका 88 रुपया मिला है। तो बताओ सेल के कारण उसको कितनी बचत होगी? तो यही बचत होगा जो आपका डिस्काउंट मिल रहा है, वही बचत होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई। अगले सवाल की बात करो, यहां पे ध्यान दो कैसे, यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहले इसको सभी का पहले एक बार एलसीएम ले लो, या तो इसको पहले जोड़ लो, तो जोड़ेंगे जब बेस सेम रहता है तो ऊपर भी जुड़ जाता है, 5 4 9 9 1 10, 10 बटा आपका कितना होगा 7, और यहां पे आ जाएगा 3 बटा आपका 14 माइनस 2, तो यहां से एलसीएम लेंगे 14 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो ये 10 दूनी 20, और ये आपका 3, और यहां कुछ नहीं है तो ये 14 दूनी 28, तो यहां से आपका आ गया कितना 20 3 25 20 3 23 23, मतलब ये आपका आ गया माइनस, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये कैलकुलेशन था, बहुत आसान सवाल थे। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो कि कह रहा है कि 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 52 है, अब प्रत्येक विद्यार्थी की स्कोर में 3 की कमी कर दिया जाएगा। तो याद रखना कि 35 विद्यार्थियों की औसत आपका 52 है, ये आपका एवरेज दिया है 52। अगर प्रत्येक संख्या में प्रत्येक विद्यार्थियों की स्कोर में 3 की कमी कर दिया जाएगा, तो नया जो आपका एवरेज होगा, तो नया आपका जो एवरेज होगा, नया जो एवरेज होगा वो भी एवरेज आपका इसमें एवरेज में भी 3 कम होगा। याद रखना किसी भी संख्या में अगर यहां पे के गुना, के घटा, के जोड़, के अगर कम कर दिया जाए तो एवरेज में भी आपका वही चीज कमी होगा या वृद्धि होगा, ये होगा। तो यहां से देखो, यहां घट जाएगा तो ये आपका 49 हो जाएगा, मतलब नया एवरेज आपका 49। अगर ये प्रत्येक संख्या में प्रत्येक विद्यार्थी में आपका 3 कम हो रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी में 3 कम हो रहा है, तो एवरेज आपका 3 कम होगा, इसका मतलब एवरेज 51 है तो 3 कमी होगा, तो मतलब इसका नया औसत जो होगा 49 होगा। तो इसी का योग बोला है अंकों का योग, अंकों का योग। तो अंकों का योग हो जाएगा 4 और 9, तो ये आपका 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। पंकज कुमार का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगले सवाल की बात करते हैं, किसी वस्तु के इसके मूल्य पे विक्रय मूल्य का 6 बटा, ठीक है, अब देखो यहां से कह रहा है किसी वस्तु के इसके मूल्य के विक्रय मूल्य पर अगर बेचा जाता है, चलिए यहां पे आपको क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा, इस बात को ध्यान देना, सीपी निकालना होगा। देखो यहां पे क्या करना होगा, इस बात को ध्यान दो।
यहां से हम क्या करेंगे, विक्रयमूल को मानते, बात समझिएगा यहां पे। ये कह रहा है विक्रयमूल का 6/14, मतलब इसका मतलब एसपी आपका 14 है। तो ये 6 जो होगा बेचने पर, 14/6 पर बेचने पर उसको 12% की हानि हो रही है। तो ये बेच रहा है, मतलब ये आपका 14 रुपया एसपी था, ये एसपी था, लेकिन 14 रुपया एसपी ना बेचकर आपको 6 रुपया में बेच रहा है। तो बताओ यहां पे हानि हो रहा है 12% का, मतलब ये 88% के बराबर, 88% के बराबर आपका कितना होगा, 6 होगा। 88% के बराबर आपका कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कितना, सीपी चाहिए, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 6/88 और गुना आपको 100 करेंगे, गुना 100 करेंगे, है ना, गुना आपको क्या करेंगे भाई, 100 कर देंगे। इस बात की बात यहां पे बोला गया है, गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इस बात को ध्यान देना, है ना, इस बात को ध्यान देना कि यहां पे एसपी मान लिया आपका कितना, ये एसपी इतना था लेकिन बेच दिया 6 पे, तो 88% पे 6 हो जाएगा। तो यहां पे ये आ गया आपका, ये सीपी आ गया, ये क्या आ गया भाई, सीपी आ गया। इस बात को ध्यान देना, ये आपका सीपी आ गया। क्लियर है। अगला बोला गया, ये सीपी आ गया तो इसको काट दो, काटने की बात करो तो काट दो। यहां से देखो कैसे काट देंगे, 3 दूनी और ये 44 दूनी, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका 25 चौका और ये कट जाएगा 11 चौका, है ना, 11 चौका। तो 25 तिया 75 बटा आपका ये हो जाएगा कितना, ये आपका सीपी हो जाएगा। अब कह रहा है, अब कह रहा है कि उस विक्रय मूल्य का 90% बेचने पर, 90% पे बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो याद रखना कि एसपी, अब जानो उस विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आप 14 माने हुए, तो विक्रय मूल्य 14 माने हुए हैं, 14 का आपका कितना 90% इसका निकालेंगे, तो ये 0 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 7 और ये कट जाएगा 7 दूनी और 7 दूनी और 5 दूनी। तो यहां से आ जाएगा 9 सती 63, 63/5 आ गया। अब एक बात समझो, 63/5 आया और सीपी यहां पे और 63 आपका ये आ गया। तो अब यहां पे आपको क्या चाहिए, यहां पे चाहिए लाभ या हानि चाहिए, ये बात बोला गया है। तो सीपी आपका 75/11 है और एसपी आपका 63/5 है। इसको रेशियो में लिख लो तो आसान होगा इसको काटने में। तो रेशियो में लिख लो तो यहां से आप काट सकते हैं। तो देखो 25 तिया 75 और ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3, ये आपका 21 तिया 63, ठीक है। तो 25 पंचे 125 और ये आपका उधर चल जाएगा 1 2 1 3, ये आ गया इतना। तो कितना लाभ होगा यही बोला गया। तो लाभ देखो यहाँ पे, तो लाभ यहां से एक बात देखो कि लाभ कितना हुआ, तो 11 में से 5 गया तो यहाँ 6 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 2 0 और यहां से आपका यह 106, मतलब 106 का लाभ हुआ, लेकिन किससे हुआ, 125 से। तो गुणा 100 कर देंगे तो यही आपका लाभ परसेंट हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट हो जाएगा। तो लाभ परसेंट होगा तो 25 चौका और 25 पंचे, तो यहां से आपका आ गया 6 चौक 24 4, तो ये 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 5 चौक 20 और पॉइंट 8 पंचे 40, ऑप्शन नंबर ये आ गया। ये सवाल था, ठीक है, ये सवाल था। यहां पे देखो हम लोग कैसे कैसे क्या किए कि 14 रुपया था विक्रय मूल्य, लेकिन उसको अब 14 पर ना बेचकर 6 पर बेचा। तो यह मान लिया कि ये बेचा तो 12% की हानि हो, मतलब 88% बराबर ये 6 रुपया था। तो 100% निकाल दिया, 100% जब भी निकालेंगे तो वो आपका सीपी होगा, तो सीपी 75/11। अब कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य पर बेचना था 14 पर, लेकिन अब कह रहा है उसको 90% पर बेचता है, तो 14 का 90% ये 63/5, ये सीपी है और ये एसपी का रेशियो निकाल दिए, तो सीपी और एसपी का रेशियो इतना आ गया। तो कितना लाभ हुआ, तो ये आपको निकालने के लिए बोला गया था। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। कह रहा है ममता और गीता का व्यवसाय आपका अनुपात निवेश करता है, तो कुल लाभ इतना है। तो याद रखना समय आपका समान है, तो यहां पे ममता और गीता का रेशियो आपका इतना है, तो इतना बराबर आपका देखो टोटल कुल लाभ 12 यूनिट बराबर आपका कितना है, 4500, ये 12 यूनिट के बराबर है। तो कह रहा है कि ममता और गीता के प्राप्तों का लाभ का अंतर कितना होगा, तो लाभ का अंतर कितना होगा, 10 होगा। तो इसको कट कर देंगे 6 बार में, इसको कट कर देंगे, छोड़िए कट मत करो, इसको काट करो। 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 9, 12 तिया 36, है ना, 12 तिया 36 4 5 90 हो गया, है ना,
तो 90 हो गया, तो यहां से आप काट सकते हैं 12×7=84, 12×7=84, 12×5=60। तो ये आंसर हो गया कितना, ये आपका हो गया अंतर, ऑप्शन नंबर बी हो गया अंतर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अंतर हो जाएगा। अगले सवाल बोला है कि सेल के दौरान राघव ने 100 अंकित मूल्य का नोटबुक खरीदा। तो वही चीज बोला गया है कि 100 पर नोटबुक खरीदा है, 63% का छूट पाया है, तो ये डिस्काउंट पाया है इस पे इतना। फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य 40 वाले पर 85% का छूट पाया है, फिर इस पे डिस्काउंट पाया है। तो याद रखना, जो डिस्काउंट पा रहा है वही इसका बचत होगा, यही उसका बचत होगा। तो यहां से ये कट गया, तो इसका 53 हो जाएगा, और यहां से आपका कट जाएगा 17×5=85 और 20×5, तो ये कट जाएगा आपका आ गया कितना, 34। तो यहां से आपका आ गया कितना, 87 रुपया इसको बचत हो जाएगा। कितनी रुपया का बचत हुआ, तो 87 रुपया का इसका बचत हो जाएगा। ठीक है, 87 रुपया का इसका बचत हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। अगला बोला गया है कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितनी प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 97 गुना हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मूलधन अगर 1 रुपया होगा तो ये आपका 97 गुना अमाउंट हो जाएगा। ये कितना साल में हुआ है मेरे भाई, तो ये आपका 2 साल में हुआ है। तो आप जानते हैं मेरे दोस्त कि 2 वर्ष में, एक बात बताओ कि कोई आपका रेट 10% है, तो 10% आपका 1/10, तो हम जानते हैं कि पी और अमाउंट है, तो ये 10 से आपका पहला साल 10 से 11 हो जाता है, दूसरा साल भी 10 से आपका 11 हो गया। तो 2 साल में अगर बात करें, ये पहला साल दूसरा साल, तो ये 100 हो गया और 121 हुआ। मतलब 100 रुपया था, 100 रुपया की धनराशि आपका 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना मिलेगा, तो 121 मिलेगा। तो अगर ये हम चाहते हैं कि ये आपके पास डायरेक्ट रहता, ये डायरेक्ट आपके पास रहता, ये डायरेक्ट आपके पास रहता, कहता कि 2 साल में, 2 साल में 100 रुपया से 121 हो गया, कितने सालों में, 2 वर्ष में। तो रेट निकाल, तो रेट तभी निकलेगा जब ये 1 साल का होगा। तो 1 साल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट, तो 10 से यहां पे 11, क्या अब रेट निकाल सकते हैं, 1/10, मतलब इसको कर सकते हैं 10%। तो ये बात आप कर सकते हैं। तो यहां भी वही काम करना है कि 2 साल में है, तो यहां पे रेट निकालने के लिए आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा। √1 का वैल्यू 1 होगा, और √97 का जो वैल्यू होगा, ये √97 का जो वैल्यू होगा, तो वो आपका हो जाएगा 97। देखो कैसे निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान देना। 97 के पहले, 97 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका रूट निकलता है, 97 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका रूट निकलता है 81, 81 का रूट आपका 9, और कितना ज्यादा है, तो ये आपका 16 ज्यादा है। अब ये आपका जो रूट निकला उसका दुगना से डिवाइड कर देंगे, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 से डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा आपका 8 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, 9 में 81, 81 8, 81 और 8, ये आपका हो जाएगा 89। तो इसको काटेंगे तो 9 में 81 और 8, 8 हो 80, 9 ठी 72, 9 ठी 72, ये समथिंग आएगा, इसी तरह से समथिंग आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका समथिंग आएगा, है ना। क्लियर है, 9 8, ठीक है, रहने दो। तो यहां पे देखो ये आ गया आपका 9.88, 72 80 84, 1 मिनट, समथिंग आ जाएगा इसका। √97 का आपका हो जाएगा, √97, 9 9 में 81 8, अगर ये 10 लेते हैं, इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा हो जाएगा।
तो ये आपका ही ज्यादा हो जा रहा है, थोड़ा सा लगभग लेना है, ठीक है, थोड़ा सा लगभग लेना है। तो 9 पॉइंट, देखो इतना आएगा, ठीक है। तो यहां पे एक साल में, एक वर्ष में, एक वर्ष में एक से इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया देखो, तो बढ़ गया आपका 8.848, इतना बढ़ गया। तो इतना बढ़ गया, तो यहां से आपको रेट निकालना है, रेट परसेंटेज निकालना है। तो ये 8.848 बटा 1, 1 रुपया से इतना ब्याज बढ़ा है, गुना 100, तो 8.84.8%, मतलब इसका ब्याज जो होगा इतना आपका बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अपना 97 का देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, √97 को। तो जब से देखो इसका शॉर्टकट तरीका होता है, एक बात समझना कि यहाँ पे अगर ए रूट निकालना है तो प्लस माइनस बी, कि बी मतलब क्या है, कितना अधिक है या कितना कम है, किसी भी रूट से, किसी भी रूट से। तो ये आपका फॉर्मूला होता है रूट निकालने का, ठीक है, किसी भी संख्या का रूट निकालने का। क्लियर है? आपका बोला गया है कौन सा भिन्न यहाँ पे बड़ा होगा। तो कौन सा भिन्न यहाँ पे बड़ा होगा, तो जिसमें कम से कम अंतर होगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो 75 बटा आपका कितना होगा, 76 हो जाएगा। 75 बटा 76, जो कम से कम डिफरेंस होगा, मतलब अंतर कम, याद रखना कि अंतर अगर कम होगा, अंतर कम होगा, भिन्न आपका क्या होगा, बड़ा होगा, भिन्न आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे अंतर देखो कम आपका किसका है, यही दोनों के बीच का है। तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, 75 बटा 76। 75 बटा कितना हो जाएगा, 76। अगले सवाल की बात बोला गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, मतलब ये आपका क्या है, शंकु है और बेलन है। तो शंकु और इसकी ऊंचाई जो है आपका 3 और ये 8 दिया हुआ है, और इसके आधार की जो त्रिज्या है, त्रिज्या आपका 8 कितना दिया है, 5 दिया हुआ। तो इसकी वॉल्यूम की बात करें, तो इसकी जो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, तो वॉल्यूम में क्या होता है, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 8 × 8 × 3। और इसकी वॉल्यूम में क्या होता है, इसके वॉल्यूम होता है पाई आर का स्क्वायर, 5 × 5 और गुना 8। तो यहां से देखो इसकी वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो यहाँ पे 8 यूनिट और यहाँ पे आपका कितना है, 25 यूनिट। अब कह रहा है बेलन, तो ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया इतना, तो 25 यूनिट बराबर आपका ये 400 दिया हुआ है। 25 यूनिट बराबर 4 से दिया हो, तो यहाँ 16 गुना करेंगे तो 400 आएगा, तो यहाँ भी 16 गुना करेंगे तो आपका 128 आएगा। मतलब आंसर आपका आ गया बी, इसका सही आंसर आ गया, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक किसी को? अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा है फर्नीचर 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, यहां पे बोला उनके मूल्यों का अनुपात, मतलब यहां पे मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है 3:5 आपका कितना, 7। अब कह रहा है कि ये 15,885 जो है वो औसत है। तो ये 3 वस्तुओं का है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो 3 वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। औसत को याद रखना कि अगर ये तीनों का योग निकालना है तो योग बराबर क्या होगा, अगर औसत दिया हुआ है तो औसत को किससे गुना कर देंगे, संख्या से गुना कर देंगे, संख्या से गुना कर देंगे। तो यहां पे आपका 7 5 12 3 आपका 15 हो जाएगा। निकालना है सबसे महंगी, तो सबसे महंगी आपका कौन होगा, 7 हो जाएगा। तो यहां से आप कट कर दो, 3 से 5 बार में, 5 तिया 15 और 5 इकाई 5, 3 38, 7 बचे 35, 3 7 बचे 35, तो 7 7 49, एक ही आंसर ये आएगा, है ना, एक ही आंसर ये आएगा। यूनिट डिजिट आपका 9 9 देखने को मिल रहा है, तो आगे किसी में 9 नहीं है, मतलब आंसर आपका कौन आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 2239, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल की बात करता है। तो वर्ष के प्रथम 3 माह के राघव प्रतिमाह का औसत इतना है। तो राघव का 3 माह मतलब प्रति 3 माह का औसत इतना है। अब कह रहा अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 माह के औसत का 50% अधिक है, तो पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह आपका इतना, देखो पूरे वर्ष के लिए बोला गया है, तो पूरे वर्ष के लिए आपका देखो, पूरे वर्ष के लिए आपकी अगर बात किया जाए तो पूरे वर्ष मतलब 12 महीना, मतलब पूरे वर्ष के लिए औसत इतना है, लेकिन 12 महीना का योगफल कितना होगा, तो ये आपका जो है 12 महीनों
का ये योग हुआ, तो 12 महीनों का योग इतना हुआ। अब इसमें कह रहा है 12 महीनों में से पहले 3 माह को घटा दो, तो यहां कह रहा है प्रत्येक, यहां पे प्रथम 3 माह का औसत इतना है, तो 22 3 कर दिए। फिर यहां पे क्या घटाना है, माइनस अप्रैल माह का। अप्रैल माह में कह रहा है, अप्रैल मंथ में यह कह रहा है कि जो आपका प्रथम 3 महीने का औसत आय था, तो 22 ये था, इसका 50% अधिक है, मतलब इससे 50% का मतलब ये 150% हो जाएगा। ये इसका जो अप्रैल माह होगा इसका 150% हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 3 और ये कट जाएगा आपका 2 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो 2 से इसको काटेंगे 11, 2 दूनी आपका 8 दूनी और ये कट जाएगा। तो यहां से 0 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 6 दू 8, 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, मतलब अप्रैल माह में आपका जो, अप्रैल माह में जो इसका ये इसका जो औसत आय होगा, और अप्रैल माह में इसका जो आय होगा, तो ये टोटल आपका 3384 होगा, मतलब अप्रैल माह में ये आपका 3384 होगा। इसको भी टोटल वाले में से घटा देना है। इसको देखो यहां पे काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये आपका 3 माह का आय है और ये आपका अप्रैल माह का है। अब इसका टोटल का एवरेज, एवरेज निकालना है किसका, कह रहा है कि मई से दिसंबर तक का राघव का प्रतिमाह औसत क्या होगा। तो ये 12 महीने से ये 4 महीना खत्म हो गया, तो बचा कितना, 8 महीने। तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन यहां से करके इसको सॉल्व करना है। तो यहां से गुणा करेंगे, तो यहां से गुणा करेंगे 12 × 96 का 6, 12 × 96 का 6 और 12 × 7 = 84, तो 12 × 7 = 84, 84 और 9, ये आपका 84 और 9 93 का 3 आ जाएगा, मतलब ये आपका ये आ गया 936 आ जाएगा। उसके बाद ये 0, अब 12 नंबर 78 से मतलब 108 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। गुणा करेंगे 12 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहां से अलग गुणा कर लो, यहां से अलग गुणा कर लो और जोड़ के इसको लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से 3 करेंगे 0, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 6 तिया 18 का 8 1 आया, तो 5 तिया 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7। उसके बाद यहां से 33 ये आएगा, इसको जोड़ के लिख दो 0 8 4 12। देखो आज के सेट में आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मायने रख रहा है, कैलकुलेशन ही आज के डेट में है। तो 0 0 रखे, 8 4 यहाँ पे आपका हो गया 12, 8 4 12, तो 8 6 14, 14 1 13, 14 1 15, ठीक है, और 7 3 10, 10 और 1 11, 6 3 9 1 10, मतलब ये आ गया 10 15 20। आज के जो सेट है इसमें ओनली कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस है, ये देखना है। 6 1 4 10 में से 9 आ गया, तो यहां बच गया 7 और यहां पे आपका आ गया कितना, 9 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 8 बार में, तो जब ये कटेगा 8 बार में तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो ये काट के देख लेना, तो ये आंसर आ जाएगा डी, इसका सही आंसर आ जाएगा डी इज द राइट आंसर। तो ये बात देखना, आज के स्टेट में आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दे रहा है, कैलकुलेशन अभी 3 को क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन देख लिए। अब कह रहा है देखो, ईशा और अंशु को मिलाकर एक व्यवसाय में इतना रुपया निवेश करना था, 44,300। ये आपका निवेश किया गया है किसका, ईशा और अंशु, ईशा और अंशु मिलकर इतना निवेश किया। अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में 7,000 का कुल लाभ था, जिसमें से मिला गया है ईशा को कितना, ईशा और अंशु, ईशा को 1400 रुपया मिला है, तो इसको 1400 मिला है, तो इसको 5600 मिलेगा। तो ये रेशियो अगर काटते हैं 14 चौका 56, मतलब ये कट जाएगा 1 रेशियो आपका कितना 4। यहां पे देखो ये आपका क्या है, ये आपका लाभ का रेशियो है, हम लाभ को बोल दें क्योंकि यहां समय कांस्टेंट, तो इसको हम पूंजी भी कह सकते हैं कि पूंजी भी यही रेशियो होगा। तो 4 1 5, 5 यूनिट बराबर आपका यहां पे दे रखा है इतना, तो निकालना किसका है, अंशु, अंशु का आपका कितना इन्वेस्ट किया था, तो यही आपको निकालना है। तो ये काट देंगे 8 से 8, 8 पंचे 40, 4 43, 8 पंचे 40, 3 ये कट जाएगा। तो यहां से 6 चौक 24, 24 का 4, 8 चौक 32, 32 और 3, 32 और 2 आपका 34, 8 चौक 32, 32 और 3 ये आपका 35, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यही इसका सही आंसर आ जाएगा,
है ना, यही इसका सही उत्तर आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगला सवाल बोला है कि तीन कोई बुनकर आदमी था, वो 4 दिन में किसी को 12 साड़ी बनाता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक बुनकर एक दिन में कितनी साड़ी बनाएंगे, तो x साड़ी बनाएंगे। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है M1 D1 और H1, और ये वर्क 1 आपका M1 M2 D2 H2 और ये वर्क 2, यही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहां से 4 तिया 12 मतलब ये आपका x, मतलब कितने साड़ी बनेंगे, तो एक साड़ी बनेंगे। कितने साड़ी, एक साड़ी बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी आ गया, इसका ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगला बोला है किसी संख्या का 25%, अगर किसी संख्या का 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो वही समान संख्या प्राप्त होता है। मतलब जो संख्या आपका x माने थे, जो संख्या आप माने थे वही आपका प्राप्त होता है, वही आपका प्राप्त होता है, ये बात समझिएगा। तो यहां से एक बात देखो, वही संख्या अगर 72 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान देना। तो यहां से एक बात देखो, ये इधर आएगा 25 चौका 100, तो ये इधर आएगा तो x बटा 4 माइनस एक्स, और ये 72 होगा। तो यहां से आपका आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका कितना, 24 तिया 72, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 96। तो इसी 96 का बोला गया है कि 96 का 70% निकालो, क्या होगा। तो यहां से 7 42 2 9 7 63 आपका हो जाएगा कितना, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कर सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8000 से धनराशि, कोई धनराशि आपका P 8000 था, लेकिन बोला गया है कि कितने n सालों में, n वर्ष में ये आपका हो गया कितना, इतना हो गया। तो n वर्ष में इतना हो गया, तो ये n वर्षों की बात बोला गया है। तो ये किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट आपका जो है, रेट परसेंट आपका 5% दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/20। मतलब इसका कहने का मतलब ये 20 से आपका क्या हुआ होगा, 21। ये कितने सालों की बात बोला गया है तो नहीं पता है, ये कितने सालों की बात बोला गया है। मतलब ये 20 से आपका जो रेशियो दिया हुआ है रेट का, ये 20 से 21 होगा। तो ये देखो आपका कितना होगा, 20 का Q से आपका ये 21 का Q। इसका कहने का मतलब ये आपका रेशियो 20 से 21 होता है। हम जाने कि 20 से 21 होता है, लेकिन यहां पे आपका 20 कितना बार है, 3 बार, 21 कितना बार, 3 बार। इसका मतलब इसका जो टाइम होगा वो कितना साल होगा, 3 वर्ष होगा। अगर 4 बार होता तो आंसर कितना होता, 4 हो जाता। इस बात को ध्यान देना। अगले सवाल की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी 288 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी को तय करता है। यह कितना, 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। फिर 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 126 किलोमीटर, सॉरी यहां पे बोला गया है, यहां से यहां पे ये आपका 288 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ये चलता आपका 96 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि ये 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 126 किलोमीटर पर आवर चलता है। तो यहां से देखो औसत चाल निकालना है, औसत चाल एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस 8 2 10 8 5 13 13 1 14 2 2 4 1 5 540। अब बताओ कि ये कितना, 288 किलोमीटर की दूरी, 288 किलोमीटर की दूरी आपका 3 घंटे में तय कर लेगा। 126 252 किलोमीटर मतलब ये 2 घंटा में तय कर लेगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी। तो ये आपका हो गया कितना, 5। तो ये कट जाएगा आपका 108 किलोमीटर। औसत चाल आपका हो जाएगा 108 किलोमीटर। आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान थे, ठीक है। अगले सवाल की बात बोला गया है कि 10% साधारण ब्याज को निवेश की गई 2 वर्ष के बाद मिश्रधन इतना हो जाता है। तो 10% की दर से मिश्रधन, तो 10 दूनी 20 मतलब 120% बराबर
120% बराबर आपका कितना है ये, क्योंकि ब्याज आपका जो होता है वो 80% होता है, तो ये आपका आ गया कितना 20%। और हम जानते हैं कि मूलधन को हमेशा क्या मानते हैं 100%, तो ये दोनों जब जुट जाएगा तो ये 120% ये अमाउंट हो जाएगा। तो 120% बराबर इतना, तो कर एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, तो एक साल में, तो एक साल में साधारण ब्याज आपका 10% है, तो वही आपका ब्याज चाहिए 10%, इसका कितना होगा, तो ये आपका 120 गुना क्या कर देंगे 10, 12 अठी 96, तो ये आपका आ गया 800। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 82 का आपका 3 नंबर। ठीक है, अगले सवाल की बात बोला गया है कि एक बेईमान विक्रेता दावा के लिए सामान को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह पर 918 ग्राम वजन तोलता है। मतलब याद रखना कि जो आपको दिख रहा है तराजू पे, जो दिख रहा है वो आपका जो है, जो दिख रहा है वटकरा वो आपका एसपी हो गया, लेकिन जो आपको दे रहा है घपला करके वही आप खरीद कर ले जा रहे हैं, तो 918 खरीद के ले जा रहे हैं, तो ये आपका सीपी और ये एसपी। तो यहां पे मुनाफा की अगर बात किया जाए तो ये आपका 82/9 एक इतना आ गया, तो इसको सॉल्व कर दो और इसी का आंसर निकाल दो। ठीक है, ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 82 लगभग लगभग आपको कितना बार में लगेगा, 9 72 9 5 9 72 9 5 बहुत कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, मतलब लगभग आपका देखिए 8.93% हो जाएगा। अरे 9 8 72 18 और 18 अठी आपका ले लेंगे तो 12, मतलब लगभग आपका ये 80 के आसपास आएगा, मतलब यही आंसर आ जाएगा। यही अनुमान के हिसाब से इसको मार लिए, बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुमान के तो अब कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 11 से ये पूर्णतः आपका विभाजित हो जाएगा, तो विभाजित होना होना चाहिए, तो कौन सी संख्या इसमें ऐड किया जाए, तो 11 से डिविजुअल होने का नियम क्या है आपका, आप जानते हो 11 से नियम का, तो अल्टरनेट डिजिट का सम 8 7 15 6 21 9 3 11 9 3 11 9 3 12 12 और 0 ये 12 आ गया। अब यहां पे या तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि इसको ये 11 से डिविजुअल है, तो अल्टरनेट डिजिट का अंतर 0 होना चाहिए, तो ये 21 है ये 12 है, तो 21 लाने के लिए इसमें क्या जोड़ दें, तो 21 लाने के लिए इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 9 2 11 मतलब इसमें 9 जोड़ेंगे तभी ये 21 आएगा। 21 21 का अंतर 0 आ गया, मतलब 11 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो अल्टरनेट डिजिट का सम आपका 11, यहाँ पे आपका 12 है, इसमें क्या जोड़ दें 21, ये भी 21 हो जाए तभी अंतर आपका 0 आ जाएगा। 0 या आ जाए या 11 आ जाए तो वो संख्या आपका 9 से डिविजुअल होगा। अब यहां पे देखो कह रहा कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम लेने के लिए कभी भी इसको एलसीएम मत लेना, ऑप्शन से देखो ये 27 48 76, ये इसका जो भी एलसीएम आएगा हम जानते हैं कि ये आपका जो होगा इवन नंबर है, क्योंकि एक ये आपका संख्या इवन है, इवन के साथ कोई भी ऑड मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन ही होगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन क्या हुआ, खत्म हो गया। अब यहां पे देखेंगे जो 27 का एलसीएम होगा, जो 27 जो एलसीएम आएगा वो 27 से कटेगा, तो इसके फैक्टर से भी 9 से भी कटेगा, तो ये आपका 9 से नहीं कटेगा, तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, डी। 9 से कटने का नियम क्या होता है, अल्टरनेट 9 का योगफल आपका 9 से कटना चाहिए, तो ये आपका ए और बी ये और नंबर के कारण से हट गया, ये आपका 9 से नहीं कट रहा है, 9 9 कट रहा है, लेकिन 8 8 16 2 बच जा रहा है 9, लेकिन 9 आपका डी 9 कट रहा है, आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला सवाल बोला गया है कि यहां पे बोला कि वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देने पर 2023 में चांद द्वारा अर्जित लाभ का समतुल्य कुल ब्याज कितना होगा। तो देखो चांद द्वारा यहां पे 2023 में आपका इन्वेस्ट किया कितना है, किया गया कितना 25,800। हाँ ये आपका है तालिका में वर्ष में 5 दोस्तों द्वारा अर्जित लाभ को दर्शाया गया है, तो ठीक है ये लाभ को दर्शाया गया है। और यहां पे देखो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए उधार देने पर 2023 में चांद द्वारा लाभ समतुल्य कुल ब्याज दर करती है, ठीक है।
तो यहां पे देखो 15% 2 साल का ब्याज, 2 वर्ष का सीआई, तो 2 वर्ष का सीआई हो जाएगा 15 दूनी 30, आर स्क्वायर होता है ना 2r प्लस r² बटा 100%। तो ये आ जाएगा आपका 15 15 225, तो ये आपका आ जाएगा 15 दूनी 30 और 2 32.25 आ जाएगा। अब देखो इतना ही हम लोग के अनुसार ये ब्याज आया, तो यही लाभ ही इसको कह सकते हैं। और इतना यूनिट बराबर आपका चांद द्वारा 2023 में दिया हुआ लाभ कितना, मतलब ब्याज, जो लाभ होगा वही तो ब्याज ही होगा, जो ब्याज होगा वही लाभ होगा, और गुणा यहां पे 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, यहां 100 लिखेंगे, 25 चौका 100, 25 से कहीं 25, 7 72, 25 दूनी 50 और 72 1 12, 72 आपका हो गया 25 नमा, है ना। देखो तो अब इसको काटेंगे, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 20 बार में। तो यहां से आपका आ गया कितना, 80, 8000, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, क्लियर है। अगला बोला गया कि 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है। देखो यहाँ पे 3 वस्तुओं का मूल्य आपका दे रखा है 3:5:7, ये 3 वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है दोस्त। अब कह रहा है कि इसका जो औसत मूल्य है, ये तीनों का औसत मूल्य इतना दे रखा है, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका तीनों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। और यहां पे तीनों का योग की अगर बात किया, 7 5 12, 3 15, ये 15 आ गया। निकालना है आपको मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपका निकालना है, मतलब सबसे महंगी वस्तु, तो महंगी वस्तु इतना है। ठीक है, ये सवाल शायद अभी क्वेश्चंस बनाए थे, तुरंत ही अभी बनाए थे ना। 5 ये कटेगा, 5 तिया 15, 5 इकाई 5 और 4 47, 5 नमा 45 और ये 5 पचे 25, तो ये कट जाएगा 7 तिया 21, मतलब आंसर आपका ये 5 डिजिट में होगा, तो आंसर एक ही देखने को मिल रहा है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यहां पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको आप अगर सॉल्यूशंस करना चाहते हैं तो देखो यहां से ऐसे कर सकते हो। देखो 1 प्लस, अगर ये कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और ये आ जाएगा आपका क्या, साइन थीटा, क्योंकि रूट आपका जो स्क्वायर स्क्वायर है वो खत्म कर देगा। तो 1 बाय साइन थीटा आप लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये आपका आ गया क्या, कॉसिक थीटा, और ये आ गया आपका क्या, कॉट थीटा। तो आंसर आपका सी आ गया, आंसर आपका सी आ गया, आंसर आपका कितना आ गया भाई, सी इसका सही आंसर आ गया। देख पाए, क्लियर है यहां तक। अगला सवाल देखो, यहां पे तारिका के पास समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज है, ये समषष्ठभुज है, सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अब इसकी भुजा की लंबाई 10 दिया हुआ है। अब जानते हैं इसमें आपका जो ट्रायंगल बनेगा, ये आपका बनेगा 6 गो। क्या सजावटी वॉल हैंगिंग के क्षेत्रफल क्या होंगे, मतलब ये सजावटी हैंगिंग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है।
तो ये आपके सारे समबाहु त्रिभुज बनेंगे, सारे समबाहु त्रिभुज बनेंगे तो √3/4 समबाहु त्रिभुज 10 गुना 10, लेकिन ये कितने बनेंगे? 6 को बनेंगे। यही आपका आ जाएगा 25 छक्का 150 इंटू √3, तो 150 गुना √3 का मान 1.73, ठीक है, 1 पॉइंट कितना 73। तो यहां से 0 रहने देते हैं। अब 15 तिया 45 का 5, 15 सती 75 से 105, 105 और ये 9, 4 लेंगे, 105 में से 4 जोड़ेंगे। अब 15 इकाई 15, अब 15 और 10 ये आ गया कितना? 25, ठीक है। तो ये आपका 59 लगभग पॉइंट लेंगे, तो 59 पॉइंट लगभग आपका आंसर हो गया कितना? ये लगभग आपको क्या लेना पड़ेगा? इस तरीके से लेंगे तो 262, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओ यहाँ पे 1.7 लेना है, तो 1.7 लेंगे तो आंसर आपका ये नहीं आएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा 255, आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे बोल दिया 1.7 ही लेना है तो आंसर आपका 255 आ जाएगा, क्योंकि वहां पे 1.7 दे रखा है, हमने वहां पे ध्यान नहीं दिया था, इसलिए आपको यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 255। अब देखो यहां से क्या बोला गया है, ए पर पावर 8, बी पर पावर 6 और सी पर पावर 9, और यहां दिया ए पर पावर 4 गुना बी पर पावर 9 और सी पर पावर 9। देखो सी पर पावर 9, सी पर पावर 9 आपका ये खत्म हो गया। तो देखो यहां से इसको जब काटेंगे तो ए पर पावर 4 बचेगा, और यहां से आपका ये देखो ये आपका हो जाएगा, ये 6 कट जाएगा, तो बी पर पावर यहां पे 3 बचेगा, और यहां पे सी पर पावर 0 बच जाएगा, कुछ नहीं तो 0 बचेगा। तो ये आ गया ए पर पावर 4 और बी पर पावर -3 और या सी पर पावर आपका 0, क्योंकि ये आपका 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ गया कितना? बी, डी, ये आंसर आ गया डी, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे आपका स्थगित करते हैं। आज के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिला होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव कुछ दे दिया है, टर्म 3-4 क्वेश्चंस में आपको 4-5 क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज्यादा दे दिया है ना। कैलकुलेशन आपके क्वेश्चंस में आपके एग्जाम पेपर में रहते भी हैं, 3-4 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, तो उसका प्रैक्टिस आप कर लेंगे, ठीक है ना, उसका प्रैक्टिस आप खुद कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करके ही जाएंगे एग्जाम देने के लिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका एनटीपीसी सेट नंबर 57 में हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए। एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सेट नंबर 57 का पहला क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे क्या कर रहा है। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसमें बोल रहा है कि GHI JK L और O एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं। तो ये एक गोल मेज है आपका, जिसके केंद्र की ओर मुख करके, तो ये होगा पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये हो गया 7 व्यक्ति। अब देखिए सबसे पहला लाइन बोल रहा है कि L जो है वह G के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो फिगर की शुरुआत यहीं से करें, G के बाएं तीसरा, अगर G यहां है तो इसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, L का स्थान यहां हो जाएगा। फिर आगे कह रहा H O के बाएं दूसरे स्थान पर, H जो है वह O के बाएं में दूसरा है, अगर O के बाएं में दूसरा तो H यहां पे बैठेगा। फिर आगे बोल रहा है कि J और H के बीच में केवल G है, अगर J और H के बीच में G है और H O के बाएं दूसरा है तो H का स्थान यहां तो होगा नहीं, तब क्या होगा? H का स्थान हम यहां पर रखेंगे, ये वाले स्थान J का, J और H के बीच में यहां G हो गया, और H जो है वह O के बाएं दूसरा है तो O का स्थान यहां होगा, इसके बाएं पहला, दूसरा स्थान ये H का हो गया। अब देखिए अगला स्टेटमेंट फिर क्या कर रहा है, आगे कहता है
कि के एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर के एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है यानी के का स्थान यहां नहीं, तब के का स्थान आपका यहां हो जाएगा। अब एक व्यक्ति बचता है आई, तो आई का स्थान यहां पर होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आई के दाएं से गिनने पर आई और के बीच में कितने लोग हैं। तो आई के दायां इधर होगा, तो आई और के बीच में तो देखिए 1 2 3 टोटल व्यक्तियों की संख्या है 3, 1 2 3, तो आई और के बीच में 3 व्यक्ति। आपका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 19 के बाद अगले सवाल पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में बाबू बोल रहा है कि गगन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 13 किलोमीटर तक ड्राइव करता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर। तो यहां देखिए पूरब दिशा में 13 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया इसका पूरब दिशा में 13 किलोमीटर। और ये चलता कहां से है, तो ये चलता है पॉइंट ए से, ठीक है। अब आगे कहता है दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर, यहां से दाईं ओर मुड़ा और ये चला है 15 किलोमीटर। तो जब चेहरा ईस्ट में तो इसका ऊपर लेफ्ट नीचे राइट हुआ। अब चेहरा है साउथ में तो इसका इधर लेफ्ट जाएगा इधर राइट। बोल रहा है आगे कि दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। अब यहां से फिर दाएं मुड़कर 17 किलोमीटर जाएगा, तो यहां से दाईं ओर मुड़ना आपका ये हो जाएगा, ये हो गया दाएं मुड़ना और दूरी है 17 किलोमीटर। अब चेहरा हो गया वेस्ट डायरेक्शन, तो नीचे लेफ्ट होगा ऊपर राइट। फिर आगे कहता है फिर दाएं मुड़ता और 16 किलोमीटर। अब यहां से दाएं मुड़ेगा और 16 जाएगा, तो ये होगा दाएं मुड़ना 16 किलोमीटर। अब चेहरा नॉर्थ में तो इधर लेफ्ट होगा, इधर इसका राइट होगा। फिर आगे कहता है कि वह अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो यहां से दाईं ओर मुड़ेगा 4 किलोमीटर तो इस पॉइंट पर आएगा और ये पॉइंट है आपका पॉइंट बी। ये हो गया दूरी आपका 4 किलोमीटर। तब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी न्यूनतम और किस दिशा में तय करना होगा। तो यहां देखिए पॉइंट ए आपका ये है, तो यहां से इसको नीचे की ओर आना होगा और नीचे की ओर ये डायरेक्शन आपका होगा साउथ और दूरी हो जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट से यहां की दूरी है आपका 15 और यहां से यहां की दूरी है 16, तो इस पॉइंट से यहां की दूरी आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा। आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो भी ऑप्शन नंबर डी दिए हैं वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 20 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे यहां पर क्या बोल रहा है। तो 21 में बोला गया कि 4 में से 3 जो है आपका एक समान और एक आपका अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एन ई, उसके बाद है आई के, NEIK। ऑप्शन बी में आपको दे रखा है WNRU, फिर है आपका RU। और ऑप्शन सी में यहां पर दे रखा है TKOR। और ऑप्शन डी में यहां पर दिया हुआ है बाबू QHLO। यहां देखिए सबसे पहले अल्फाबेटिकल पोजीशन डालें तो यहां N का 14, E का 5, I का 9, K का 11। तो यहां देखिए क्या अंतर जा रहा है, तो हम देख रहे हैं यहां पर 14 5 19, यहां पर N और I के बीच का अंतर अगर देखें तो 14 5 19 5 का अंतर, और यहां देख रहे हैं 5 6 11 यहां 6 का अंतर। अगर इसमें देखें तो यहां देखिए W का 23, N का हो जाएगा 14, R का 18, U का होगा 21। इनके बीच का अंतर देखिए तो 23 -5, 14 -5, यहां भी तो -5 ही हुआ है ना, ये है -5, 14 -5 आपका 9 होगा, ठीक है। तो यहां देखिए 23 -5 करेंगे तो 18 और 14 + 7 करेंगे तो यहां पर होगा 21। यहां देखें तो T का 20, K का 11, O का 15, R का 18। यहां भी अगर हम देखते हैं तो देखिए 20 -5 करेंगे तो होगा 15 और 11 + 7 कर देंगे तो हो जाएगा 18। और ऑप्शन डी को अगर देखा जाए तो Q का 17, H का 8, L का 12 और O का हो जाएगा 15। और यहाँ पर देखिए 17 -5 आपका होगा 12 और 8 7 यहाँ पर हो जाएगा 15। तो आप देख रहे हैं कि बाकी सभी ऑप्शन में -5 + 7 किए गए, जबकि यहाँ पर -5 + 6 किया गया, और इसी के कारण ये अन्य सभी से आपका अलग होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। 21 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या बोल रहा है। तो 22 में यहां पर आपसे बोला गया
22 में यहां पर बोल रहा है कि $A का अर्थ है ए बी की बहन। तब बोला गया कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ यह है कि डी एम की पुत्री है, पुत्री का पति है। डी जो है एम की पुत्री का पति। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यहां देखिए दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है $D और डॉलर का अर्थ दिया गया ए बी की बहन, यानी डी जो है वह आर की बहन है। और आर की अगर ये बहन हो जाएगी, डॉलर का मतलब है बहन, तो ये महिला हो जाएगी। अगर डी एम की पुत्री का पति होगा मतलब इसको पुरुष होना चाहिए, इसलिए ए नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी में कहता है D*R और स्टार का मतलब है ए बी का पति, यानी डी जो है वह आर का पति है। तो यहाँ पे डायग्राम बनेगा डी आर का पति है, डी आर का पति, तो आर यहां हो जाएगी पत्नी। फिर आगे बोल रहा R@E और @ का अर्थ है ए बी की पुत्री, यानी आर जो है वह ई की पुत्री है। अगर आर यहां पर ई की पुत्री है तो यहां पर हो जाएगा ई की पुत्री आर। फिर आगे कहता है बाबू $E, डॉलर का अर्थ है बहन, यानी ई जो है वह ए की बहन है। ई जो है यहां पर वो किसकी बहन है, तो वो ए की बहन है। और फिर आगे कह रहा A-M का अर्थ है ए बी का पुत्र, यानी ए यहां पर एम का पुत्र है। ए यहां पर किसका पुत्र है, तो ए यहां पर एम का पुत्र है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, तो यहां पर आपको बोला गया कि डी जो है एम की पुत्री का पति होना चाहिए, तो एम की पुत्री का पति तो यहां पर डी नहीं हो रहा इस ऑप्शन में। अच्छा, स्टार का मतलब, ओहो एक मिनट, पति को हमने पिता पढ़ लिया, ये गलतियां यहां पर हो गई। आइए फिर से इसको डायग्राम में बनाते हैं। सबसे पहला जो लाइन है बोल रहा है D*R और स्टार का अर्थ है यहां पर पिता, तो डी यहां आर का पिता होगा। ये डी है, ये आर का पिता हो जाएगा, डी आर का पिता है। अब बोल रहा है R@E का अर्थ है पुत्री। अगर यहां पर आर ई की पुत्री होगी तो ई यहां पर डी की पत्नी हो जाएगी और आर इसकी पुत्री हो गई। फिर बोल रहा $E, डॉलर का अर्थ है बहन, यानी ई जो है यहां पर ए की बहन होगी। और फिर बोल रहा A-M का अर्थ है पुत्र, यानी ए जो है यहां एम का पुत्र होगा। तो देखिए यहां पर डी जो है वह एम का रिश्ते में क्या है, तो एम का पुत्र, पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री का ये कौन हो गया, पति, पुत्री के पति रिश्ता में कहलाता है दामाद। तो यही क्वेश्चन में तो आपसे पूछा गया कि किसका अर्थ है कि डी एम की पुत्री का पति है, पुत्री का पति यानी कि दामाद है, तो डी को यहां पर दामाद होना था। तो ये ऑप्शन दर्शाता आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 के बाद अगले क्वेश्चन 23 नंबर में देखिएगा क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि रेयान किसी बिंदु ए से शुरू करता और 13 किलोमीटर पूरब की ओर ड्राइव करता है। अब देखिए रेयान किसी पॉइंट से चलना शुरू किया और पूरब की ओर 13 किलोमीटर की दूरी तय किया। अगर पूरब की ओर 13 किलोमीटर दूरी तय किया तो यहां पर लिख लीजिए ईस्ट डायरेक्शन 13 किलोमीटर। फिर आगे कहता है फिर वह बाएं मुड़ा, ईस्ट में चल रहा है, बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ में चला कितना है 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा तो वेस्ट में कितना चला है, तो 15 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ेगा तो चेहरा होगा साउथ में, साउथ में ये कितना चला है, तो साउथ में चला है 11 किलोमीटर। और फिर उसके बाद बोल रहा है अंतिम बार बाएं मुड़ा तो फिर ईस्ट में जाएगा, फिर ये ईस्ट डायरेक्शन में और कितना जाएगा, तो अंतिम बार बाएं मुड़कर ये 2 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहां पर अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा काटना है और सेम डायरेक्शन जोड़ना है। तो यहाँ ईस्ट का 15 किलोमीटर और वेस्ट का 15 किलोमीटर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो कट जाएगा। अब नॉर्थ 5 है, साउथ 11 है, तो 5 नॉर्थ 5 साउथ काट देंगे तो साउथ का हमारा बचेगा 6 किलोमीटर। यानी अभी वह किधर है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु यानी पॉइंट ए से वो साउथ दिशा में है 6 किलोमीटर पर, साउथ दिशा में है पॉइंट पी, यहां पर 6 किलोमीटर। क्लियर, ये दूरी हमारा निकल कर आया। सवाल में ये पूछ रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में, तो बिंदु ए पर पहुंचने के लिए इसे अब चलना होगा ऊपर की ओर, और ये ऊपर की ओर डायरेक्शन आपका होता है कौन सा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन 6 किलोमीटर। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने 23 का आंसर डी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 23 के बाद अगले सवाल 24 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहां पर सवाल में आपसे बोला गया कि जो नंबर आपको दिया गया, बोल रहा है कि
सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो कितने संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इनमें सबसे छोटा नंबर 159 है, तो यहां पर होगा आपका 159। उसके बाद 159 के बाद है 365, तो यहां रहेगा 365। इससे बड़ा है 451, तो यहां हो जाएगा 451। फिर आपका होगा 589, यहां लिखेंगे 589, और यहां आपका होगा 749। तो देखिए दो संख्याएं ऐसे हैं जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो आपका सही आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी 24 का आंसर बी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 24 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि सभी संतरा सेब है। पहला स्टेटमेंट में बोला गया कि सभी संतरा सेब है। और फिर अगला स्टेटमेंट आपको बोला गया सभी संतरा सेब है और सभी सेब कीवी है। यहां पर डायग्राम आपका बनेगा, सभी सेब कीवी है। और फिर अगला स्टेटमेंट कहता है कुछ सेब अंगूर है। तो अगर कुछ सेब अंगूर है तो यहां से कुछ सेब को आप अंगूर बना लें। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब एक सर्कल दूसरे के अंदर हो तो अंदर से बाहर जो कंक्लूजन होगा ये आपका ऑल में भी होगा और सम में भी। लेकिन बाहर से अंदर जब भी कंक्लूजन आप निकालेंगे तो केवल सम में निकालेंगे, बाहर से अंदर कभी भी ऑल में कंक्लूजन नहीं निकाला जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखें कि जब दो सर्कल के बीच ऐसे कट का निशान बन रहा हो तो इनके बीच जब भी कंक्लूजन होगा तो ये केवल सम में होगा, यहां पर कभी भी ऑल में कंक्लूजन नहीं बोला जाता है। तीसरा पॉइंट ये याद रखिए कि जब दिए गए सभी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो वहां कभी भी निगेटिव कंक्लूजन आपको नहीं निकालना है। पहला नंबर कंक्लूजन कहता है कुछ कीवी अंगूर है। तो देखिए कीवी से अंगूर, तो कीवी ये है और ये है अंगूर, दोनों के बीच यहां कट का निशान, तो इस जगह पे सम का बोलना आपका सही, तो पहला नंबर सही होगा। दूसरा कहता है कुछ संतरे अंगूर है। तो यहां देखो संतरा ये है और अंगूर ये दोनों टच नहीं कर रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि जब दो फिगर एक दूसरे को टच नहीं करे तो उनके बीच में कभी भी कोई भी डिफिनिट कंक्लूजन नहीं देते हैं। तो यहां पर दूसरा नंबर कंक्लूजन आपका गलत होगा, पहला सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल निष्कर्ष एक आपका अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। 25 के बाद अगला सवाल बाबू क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। बोला कौन सा वह आकृति है जो अन्य सभी से आपका भिन्न है? तो देखिए सभी जगह ये सर्कल जो है आपका सेंटर में है, यहां भी सेंटर में है, यहां भी आपका सेंटर में, यहां भी आपका सेंटर में। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका जो सर्कल है ये आपका कॉर्नर में बाहरी साइड ये मौजूद है, और इसी के कारण ये बी नंबर फिगर आपका होगा, और बी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 26 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 देखें। तो 27 में आपसे बोला गया कि जो रिलेशन यहां 30, 49 और 19 में होगा वही रिलेशन आपको ढूंढना है। तो यहां देखिए 30 और 19 को यदि हम आपस में जोड़ें तो 30 और 19 आपका 49 होगा। उसी प्रकार 37 और 2 को जोड़ेंगे तो यहां पर 39 होगा। तो ऐसे ही नंबर आपको ढूंढना है, तो ये आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, जहां पर नंबर आपका दिया हुआ है 7, 29, 22। जहां 22 और 7 को अगर हम आपस में जोड़ें तो ये बीच का नंबर 29 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 27 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 27 के बाद अगले क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है। तो पहले बॉक्स में एक सर्कल, फिर 2, फिर 3, तो आगे सर्कल की संख्या आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एरो की संख्या देखिए 1, 2, 3, तो आगे आपका एरो की संख्या हो जाएगा 4। 4 एरो होंगे और 4 सर्कल होंगे। तो जिस ऑप्शन में ये फिगर नजर आए वही आपका आंसर। तो आपका सही आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो भी ऑप्शन नंबर डी दिए हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। तो 48 नंबर में पहला स्टेटमेंट कहता है कि एस डी का भाई है। पहला स्टेटमेंट में बोला गया एस जो है वह किसका भाई है? डी का भाई है। एस यहां पर डी का भाई है। फिर आगे स्टेटमेंट दिया गया डी एफ का पिता है। डी जो है वह एफ का पिता है। और फिर बोल रहा है एफ जी की माता है, और एफ जो है वह जी की माता है। और आगे बोल रहा है जी एच की पत्नी है, और जी जो है
वह एच की पत्नी है, तो एच यहाँ पर पति होगा। तब सवाल में आपसे पूछता है कि एस का एच से क्या संबंध है। यहाँ एस का रिश्ता एच से पूछा गया, तो देखिए एच की पत्नी, पत्नी की माता, पत्नी की माता के पिता का भाई, तो आपका सही आंसर होगा पत्नी की माता के पिता का भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो एस का कोड आपसे पूछा गया, तो इन दोनों में देखो आपका हम देख रहे हैं बाबू कि लेटर जी ए पी 3 लेटर आपका कॉमन है, तो 3 नंबर देखिए, एक एक आपका कॉमन है, 6 और 6 आपका कॉमन है, 3 और 3 आपका कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है वही आपका आंसर, यानी एस का कोड आपका हो जाएगा 7। एस का ही कोड आपसे पूछा गया, तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 का आंसर यहां पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी 49 का आंसर सी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल 50 नंबर देखिए, बोल रहा है कि एक लड़का अपनी कक्षा में नीचे से 89वें स्थान और ऊपर से 19वें स्थान पर है। तो अगर ये मानो कक्षा है जिसमें बोला नीचे से 89 स्थान पे, अगर लड़का नीचे से 89 होगा तो 88 लड़के के बाद होगा, और ऊपर से 19वां है यानी 18 लड़के के बाद इसका नीचे स्थान होगा। उसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल संख्या पूछा। तो देखिए 88 और यहाँ पर एक हो गया आपका 89 और 18, तो 89 और 18 हो जाएगा 107, यानी कुल लड़कों की संख्या 107 होंगे। तो सही आंसर यहाँ पर देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 के बाद 51 नंबर देखिए, यहां डब्ल्यू के ए का ULZ से जो संबंध है वही संबंध और किस ऑप्शन में है ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले यहां देखिए लेटर है WKA और इसके बाद उधर दे रखा है ULZ। अल्फाबेटिकल पोजीशन देखिए तो W का 23, K का 11, A का 1, U का 21, L का 12 और Z का 26। तो यहां पर देख रहे हैं 23 माइनस 2 21, 11 प्लस 1 आपका हो गया 12 और माइनस 1 यहां पर हो जाएगा 26। पहले माइनस दो प्लस 1 माइनस 1। अब इसी पैटर्न को अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है, 23 माइनस 2 यहां पर हो गया, पहले प्लस 1 फिर माइनस 1। तो आपका सही आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे, तो यहां पर लेटर OW, ठीक है, फिर होगा MPV। तो अल्फाबेट में O का 15, W का 23, फिर M का 13, P का 16 और V का हो जाता है 22। तो यहां देखिए 15 माइनस 2 आपका हो जाएगा 13 और 15 प्लस 1 आपका यहां पर होगा 16 और 23 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 22। सेम अंतर आपका यहां भी है, तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 51 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखिए यहां पर क्या है। तो आपसे लेटर M का कोड पूछा गया। तो यहां सबसे पहले देखिए इन दोनों में लेटर L आपका कॉमन है, A और A आपका कॉमन है, S और S आपका कॉमन है। तो 3 नंबर आपका कॉमन होगा, 1 2 5। यहाँ 1 2 5 कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है वही M का कोड। तो आपका सही आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 के बाद अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, बोल रहा है 7 व्यक्ति एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो एक गोलाकार मेज लीजिए, ये पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा और ये हो गया 7वां। सबसे पहला लाइन बोला W R के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। W जो है वह R के बाईं ओर पड़ोस में, अगर R का स्थान यहाँ है इसके बाईं ओर पड़ोस में W का स्थान यहाँ पर हो जाएगा। फिर एक लाइन R से जुड़ा हुआ यहाँ है कि R भी के दाईं ओर तीसरा है, अगर R भी के दाईं ओर तीसरा है तो भी का स्थान यहाँ इसके दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। एक लाइन ये कहता है कि U T के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है और S T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो पड़ोस वाला स्थिति तो आपका यही दोनों बनेगा, और अगर T का स्थान यहाँ रखें तो इसके ठीक बाएं में U यहाँ हो जाएगा और T के दाईं ओर दूसरा, पहला, दूसरा, S का स्थान यहाँ होगा। तब एक व्यक्ति बचता है Y का स्थान यहाँ हो जाएगा। तब क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि Y के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है,
तो यहाँ देखिए y के दाईं ओर पहला दूसरा, दूसरे स्थान पे यहाँ पे t बैठा है, आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 53 का आंसर, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। 53 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 54 देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो 54 में ऐसे ही आपको ढूंढना है इन नंबर के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन। तो देखिए 79 - 8 करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका 71, 71 - 6 करेंगे तो 65, अब 65 - 4 करेंगे तो 61। ये अंतर जा रहा है। तो इसका अगर अंतर देखें तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में नंबर है आपका 93, उसके बाद है आपका 85, फिर दिया गया है 79 और उसके बाद है आपका 75। इनके बीच भी सेम रिलेशन है, 93 - 8 85, 85 - 6 79, 79 - 4 हो जाता है 75। तो आपका सही आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 54 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। आइए 55 नंबर के क्वेश्चन को बोला गया गुना और प्लस को आपस में बदलें, अब माइनस और भाग को बदलें तो आपका समीकरण क्या होगा। चलिए देखते हैं। 44 भाग और माइनस को तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, गुना के जगह पर प्लस होंगे, माइनस के जगह पर भाग होगा और प्लस के जगह पर गुना हो जाएगा। 44 - 9 प्लस आपका हो जाएगा 32, भागा हो जाएगा 8, भागा होगा 8, भागा हो गया यहाँ पर बाबू 8, भागा हो गया 8 और गुना हो जाएगा 4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 44 - 9 प्लस 8 चौके 32, 4 गुना 4, फिर होगा 44 - 9 प्लस 4 गुना 4 16, 44 और 16 होगा 60, 60 - 9 बराबर 51। तो आपका सही आंसर होगा 51, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56। 56 में आपसे बोला गया कि FUND एक निश्चित तरीके से KSSB से रिलेटेड है। रिलेटेड है FUND और इसका रिलेशन किससे है तो ये है KSSB। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल पोजीशन दे दीजिए। तो यहाँ होगा 6, U का 21, N का 14, D का 4, K का 11, S का 19, S का 19 और B का 2। अंतर अगर देखें तो 6 5 11, पहले 5 का अंतर, फिर देखिए 21 - 2 का अंतर, 14 5 19, फिर प्लस 5 का अंतर और 14 4 - 2 करेंगे तो 2 का अंतर। एक बार +5 - 2 +5 - 2 का चल रहा है। तो आपसे पूछा गया ZMHV को किस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए Z का 26, M का 13, H का 8, V का 22। सबसे पहले अंतर +5 का जाना चाहिए। तो 26 में जब यहाँ पर +5 करेंगे तो आपका होगा 5 और 5वां लेटर हो जाएगा E। यहाँ पर -2 करेंगे तो 13 - 2 बराबर 11, 11वां लेटर के यहाँ पर +5 करेंगे तो 8 और 5 आपका होगा 13, 13वां लेटर हो जाएगा M। यहाँ पर माइनस आपका 2 होगा, 20 में से 2 जाएगा तो 22 में 2 जाएगा तो 20 और 20वां लेटर आपका होगा T। तो आपका आंसर होगा EKMT, EKMT ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 56 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 57 पर नजर डालें। तो 57 में बोला गया यहाँ पर कि यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से चौथे गिनती करिए लेकिन नंबर को छोड़कर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर पर ये F है। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी F। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर के सवाल पर आप लोग ध्यान देंगे। बोला FGHI J और Q एक ही भवन के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाली क्रमांक 1 है और सबसे ऊपरी वाली 6। तो ये 6 हो गया, इसके नीचे ये 5 होगा, उसके नीचे 4 हो जाएगा, उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 2 और सबसे नीचे आपका होगा 1। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बाबू कि J के तल के नीचे कोई व्यक्ति नहीं रहता, यानी J सबसे नीचे वाले तल में। फिर बोला J और G के तलों के बीच वाले तलों पर केवल 2 व्यक्ति। तो 1 2 ये वाला तल हो जाएगा G के लिए। फिर बोला Q के तल के ऊपर वाले तल पर केवल I रहता है। तो केवल अगर I रहेगा तो Q का स्थान यहाँ, इसके ऊपर I का स्थान यहाँ। फिर आगे कहता है
कि h एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, तो सम संख्या यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा h के लिए। तभी एक व्यक्ति बचता है f, f का स्थान यहाँ। अब सवाल पूछ रहा है कि f और q के तलों के बीच तलों पर कितने व्यक्ति हैं। तो f और q के बीच में यहाँ देखा जाए केवल जी एक व्यक्ति है, तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 58 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर। 58 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या कहता है। तो यहाँ पर मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा, तो मिरर में केवल लेफ्ट का राइट करना है और राइट का आपको लेफ्ट करना है। तो ए का मिरर इमेज ऑप्शन ए तो जाएगा नहीं, यहाँ पी है, सी बी डी तीनों जा रहा है, फिर पी का, तो पी यहाँ मिरर ठीक है, एल मिरर आपका तीनों में ठीक है। उसके बाद है बड़ी एन, यहाँ दिया है छोटी एन, तो सी नंबर खत्म। अब यहाँ बड़ी एन है, ठीक है, एन के बाद है छोटी एन, यहाँ छोटी एन है, यहाँ बड़ी बी आ गया, तो ये बी नंबर नहीं, आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 68 का आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी। 68 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। बोला 6 व्यक्ति हैं जिनके नाम डब्ल्यू एक्स वाई जेड टी और यू है, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। बोला वाई की आयु जो है वह 30 वर्ष है। वाई की आयु कितना है, तो वो दिया गया है 30 वर्ष। फिर आगे कहता है टी की आयु जेड की आयु से 5 गुना है। टी का जो आयु है वह जेड की आयु से 5 गुना है। अगर 5 गुना है तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि डब्लू की आयु एक्स की आयु से आधी है। अगर डब्लू की आयु एक्स की आधी है यानी एक्स से छोटा हो जाएगा, यहाँ पर डब्लू आधी है। फिर बोल रहा है जेड की आयु डब्लू की आयु की 1/4 है। डब्लू की आयु की 1/4 है। डब्लू की आयु के 1/4 है यहाँ पर जेड की आयु 1/4। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है वाई की आयु टी की आयु से दुगना है। वाई की आयु अगर टी की आयु से दुगना है तो यहाँ पर टी का आयु आपका हो जाएगा कितना, टी से दुगना, तो टी का यहाँ पर होगा आपका 15। टी का हो जाएगा 15, टी जो है इससे 5 गुना, तो इसका हो जाएगा 3, और ये इसका 1/4 है डब्लू का, तो डब्लू का हो जाएगा आपका 12, और ये एक्स का आधा है यानी एक्स का यहाँ पर हो जाएगा 24। और फिर आगे कहता है कि यदि x की आयु u की आयु से आधी है, अगर x u से आधा है तब u का आयु हो जाएगा आपका 48। तब क्वेश्चन में आपसे पूछा अगर इसको अरेंज करें तो सबसे बड़ा व्यक्ति u होगा जिसका उम्र होगा 48, उससे छोटा y होगा जिसका उम्र रहेगा 30, उससे छोटा में यहाँ पर x हो जाएगा जिसका उम्र हो जाएगा x का 24, इससे छोटा में यहाँ पर t होगा जिसका उम्र रहेगा 15, t से छोटा यहाँ पर w होगा जिसका उम्र होगा 12, और इससे छोटा यहाँ पर z होगा जिसका उम्र रहेगा 3। अब सवाल में पूछ रहा है u की आयु कितना है, तो u की आयु 48 साल। आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 69 का आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी दिए हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। 70 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, तो ये पैटर्न क्या कहता है इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। 213 216 यहाँ पर 3 का अंतर है, 216 21 यहाँ 5 का अंतर, 21 7 28 7 का अंतर, 28 9 37 9 का अंतर। तो आगे हम रखेंगे 11 का अंतर। अगर यहाँ पर 11 का अंतर होगा तो 37 और 11 नंबर हो जाएगा 248। फिर देखिए 11 248 में यहाँ 13 जोड़ेंगे तो हो गया 261। फिर आगे 15 का अंतर, तो 261 और 15 आपका हो जाएगा 276। तो आपका सही आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 70 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 70 के बाद 71 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर डी का कोड पूछा, तो इन दोनों में एक ही लेटर डी और डी आपका कॉमन है और इन दोनों में कॉमन अंक है आपका 6, तो डी का कोड आपका रहेगा 6। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल 72 नंबर देखिए। 72 में बोला 4 में से 3 जो है आपका एक समान है और एक आपका अलग है, और जो अलग है वही आपका आंसर। यहाँ देखियो डी और जी के बीच में 3 का अंतर है, 4 3 7। यहाँ सी और ई के बीच में 2 का अंतर है, यहाँ ए और डी के बीच में 3 का अंतर, यहाँ देखिए बी और ई के बीच में 3 का अंतर। तो 3 3 3 यहाँ है 2 का अंतर, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या दिया गया? सबसे पहले इस पैटर्न को आप देखें तो लेटर है आपका जे, JZI, फिर दिया गया है 3, उसके बाद है आगे LVL, नंबर है 9, फिर आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, फिर दे रखा है आपको PNR 81, और फिर है आगे RJU 243। चलिए इसको देखते हैं पैटर्न क्या कहता है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल पोजीशन अगर डालें तो J का 10, Z का 26, I का 9, L का 12, V का 22, फिर L का 12, यहाँ हो जाएगा P का 16, N का 14, R का 18, R का 18, J का 10, U का हो जाएगा 21। चलिए इनके बीच का अंतर अगर देखें तो 10 2 12, तो 12 2 होगा आपका 14, 14वां लेटर हो जाएगा N, फिर 14 2 16, 16 2 18, यानी सबसे पहले +2 किया गया पहले वाले में। अगर दूसरे में देखें तो यहाँ देखिए 26 -4 22, 22 -4 हो जाएगा 18, 18वां लेटर R, 18 -4 14, 14 -4 हो गया 10, यानी फिर आपका -4 किया गया। आगे देखिए तीसरे लेटर के पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर है I, तो यहाँ हो गया 9 3 12, तो 12 3 यहाँ पर हो जाएगा 15, 15वां लेटर O, फिर 15 3 18, 18 3 यहाँ हो गया 21, तो फिर यहाँ पर आपका क्या किया गया +3 किए गए हैं। और आगे देखा जाए तो क्या है पैटर्न, तो आगे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है बाबू। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3, 3 गुना 3 करेंगे तो होगा 9, 9 गुना 3 अगर करेंगे तो हो जाएगा 27, यहाँ होना चाहिए 27, और 27 गुना 3 हो जाएगा 81, और 81 गुना 3 आपका हो गया 243। तो आपका सही आंसर होगा NRO 27, NRO 27, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो 91 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 92 नंबर देखिए। तो 92 में आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक बाद प्रतीक लेकिन नंबर, प्रतीक लेकिन नंबर नहीं है, प्रतीक है नंबर है। तो एक तो आपका यहाँ पर के है, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा और कोई लेटर नहीं है, तो केवल एक है। आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 का आंसर डी नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन, तो यहां बोला LPH के एक निश्चित तरीके से NRJM से संबंधित है। तो यहां देखिए दिया हुआ है LPH के, और ये संबंधित किससे है? तो NRJM, NRJM। सबसे पहले अल्फाबेटिकल पोजीशन, तो L का 12, P का 16, H का 8, K का 11, N का 14, R का 18, J का 10, M का 13। इनके बीच अंतर देखें, 12 जोड़ 2 14, 16 जोड़ 2 18, 8 जोड़ 2 10, 11 जोड़ 2 13। 2 का अंतर चल रहा है, उसी आधार पर चलेंगे। तो यहाँ होगा RBNQ, यहाँ होगा 18 2 20 लेटर T, 22 2 24 X, 14 2 16 P, 17 2 19 S। आपका आंसर जाएगा TXPS, TXPS, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो 93 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में कहता है कि शब्द ICTERID में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद बदलेंगे। तो यहाँ पर जे होगा, यहाँ पर लेटर एफ हो जाएगा, यहाँ पर जे हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट को ठीक पहले वाले से, तो यहाँ पर बी, यहाँ एस, यहाँ क्यू, और यहाँ होगा सी। तब पूछा गया कितने अक्षर ठीक 2 बार दिखाई देंगे। तो देखिए लेटर जे जो है ये 2 बार दिखाई देंगे, तो केवल एक लेटर आपका जे है जो 2 बार दिखेगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। 94 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 नंबर क्वेश्चन में क्या करा इसको समझिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है 2 5 8 6 4 7 3 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 2 9, 3 2 5।
फिर बोला सभी अंक सम में एक घटाएं, तो यहाँ एक घटाएंगे तो एक, यहाँ घटाएंगे तो 7, यहाँ पर 5 और यहाँ हो जाएगा 3। तब बोला इस प्रकार बनने वाली नई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा यहाँ पे 7 होगा। आपका सही आंसर होगा 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ एनटीपीसी सेट नंबर 57 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट कन्फ्यूजन जो भी रहा होगा वो निश्चित रूप से आप लोगों के दूर हुए होंगे। तो विशेष हम लोगों की फिर मुलाकात होगी अगले सेट में, यानी सेट नंबर 58 के साथ ट्यूसडे को। तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।